पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नायनफन मछली लेने बाजार आता है और वहाँ मैडम चैन के मरने की खबर सुनता है। पर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि मैडम चैन मरी नहीं है और वो मैडम चैन को मौत के मुंह से बाहर निकालता है। उसे लिंगियन इमोर्टल पवेलियन की सेंटेस ऐसा करते देख लेती है और वो शियू से उसके बारे में पूछती है। अब आगे लिन कहती है कि 1 महीने पहले उसने बोला था कि प्रधानमंत्री और नेशनल टीचर उन्हें और भी ज्यादा धमका रहे हैं और उन्होंने लिंगियन इमोर्टल पवेलियन से मदद मांगी थी। जब लिन वहां आई तो उसने देखा कि वो उन्हें नहीं धमका रही बल्कि शियू उन दोनों के बेटों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लिन आगे कहती है कि उसके पिता और उसने कभी ऐसी चालें नहीं चली और वो जिस तरह से उसे देख रही थी उसे देखते हुए वो वाइल्ड गैस करती है कि उसी एक्सपर्ट ने उसकी मदद करी है। शियू तुरंत ना में जवाब देती है तो लिन कहती है कि झूठ मत बोलो, ये वही एक्सपर्ट है ना जिस पर काइनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी अकेले ही अधिकार जमाना चाहती है। वो कहती है ढोंग मत करो, उसे सब पहले से ही पता है। शियू ये सुनकर शर्माते हुए खड़ी होती है और बोलती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाती है। लिन उसे भागते हुए देखती है और शैतानी हंसी हंसते हुए बोलती है कि उसे इस इंसान के बारे में और जानना होगा। दूसरी तरफ नायनफन सब्जी लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। वो खुश होते हुए बोलता है कि वो फिर से मैडम चैन को बचाने के लिए उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो कहता है कि चैन युआनवे बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि उसने उसे फ्री में काफी सब्जियां दी है। ब्लैकी उसे देखते हुए कहता है कि हाँ, वो खुश तो दिख ही रहा है। तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है। वो पीछे देखता है तो वहाँ आंटी जैंग और ननन थी। आंटी जैंग कहती है कि उसकी बेटी की जान बचा लो। वो उसके सामने गिर जाती है और बोलती है कि पिछली बार मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया था, तब उसका शरीर तो वापस आ गया पर उसकी आत्मा अभी भी वापस नहीं आई। नायनफन उसकी बातें ध्यान से सुनता है, फिर ननन को देखते हुए कहता है कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वो जैंग से माफी मांगते हुए बोलता है कि वो उसे नहीं बचा सकता। जैंग उसका कारण पूछती है तो नायनफन कहता है कि उसने क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं पढ़ी। जैंग को उसकी बातें समझ नहीं आती तो नायनफन कहता है कि अगर उसे कुछ सॉल्यूशन मिला तो वो तुरंत जैंग को बता देगा। ये सुनकर जैंग दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। नायनफन भी दुखी होकर सोचता है कि अगर वो भी इमोर्टल कल्टीवेटर होता तो शायद उनकी मदद कर पाता। वो सोचता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो बाय और बाकियों से किसी सॉल्यूशन के लिए पूछेगा। वो इमोर्टल कल्टीवेटर है तो उनके पास कोई रास्ता जरूर होगा। उसी समय एक काली परछाई दीवार के पीछे छुपकर नायनफन को देख रही थी और कहती है कि वो उसके सीक्रेट का पता लगाए। कुछ देर बाद नायनफन घर पहुंच जाता है और परछाई भी उसके पीछे वहां पहुंच जाती है। वो पेड़ के पीछे छुपी थी और शैतानी हंसी हंसते हुए बोलती है कि उसने उसके रहने की जगह ढूंढ ली। अब हम देखते हैं कि वो लिन थी। वो कहती है कि काइनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी ने उसे पहाड़ों के बीच में छुपा रखा है। अगर उसके पास शातिर आंखें और कमाल की इंसाइट नहीं होती तो वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाती। अब वो खुद ये जानने की कोशिश करेगी कि वो कितने कमाल का इंसान है। तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है और वो डर जाती है। वो बाय थी जो अपने माता पिता के साथ आई थी। वो भी लिन को वहाँ देखकर हैरान होते हैं। लिन मास्टर का अभिवादन करती है और सोचती है कि बेशक 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट लिंगियन इमोर्टल पवेलियन जितना अच्छा नहीं है पर फिर भी वो बेहतरीन सेक्ट है। वहाँ का मास्टर आखिर इन पहाड़ों में क्यों आया है? वो सोचती है कि उसके मास्टर ने तो कहा था कि स्वॉर्ड डीमन ने 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट को चुनौती दी है तो उनका सेक्ट खत्म हो गया होगा, लेकिन वो तो अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। मास्टर कहता है कि आखिरी बार जब वो मिले थे तब लिन बच्ची थी। फिर वो पूछता है कि उसके बूढ़े बॉस यन कैसे हैं। लिन हैरान होते हुए सोचती है कि वो उसके मास्टर को सीनियर कहा करता था और अचानक से उन्हें बूढ़े बॉस यन क्यों बोल रहा है। मास्टर उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि उसे एक्सपर्ट ने ब्रेक थ्रू में मदद करी और वो ओबीई रियल में पहुंच गया है। ये सुनकर लिन पूरी तरह चौंक जाती है। मास्टर आगे कहता है कि मास्टर ली ने उन्हें स्वॉर्ड डीमन से भी बचाया। लिन नायनफन के घर की तरफ देखते हुए सोचती है कि उसने काइनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी को बेहतरीन चाल बताई, 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट को डीमन से बचाया, इस बूढ़े मास्टर की ब्रेक थ्रू में मदद करी और मैडम चैन को मरने से भी बचाया। क्या ये सब किसी एक इंसान ने ही किया है? क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इतनी चीजें कर सकता है? वो चिल्लाते हुए कहती है कि लिंगियन इमोर्टल पवेलियन पीछे नहीं रह सकता। उसकी अजीब हरकतें देखकर बाय अपने पिता से पूछती है कि लिन को क्या हुआ। उसके पिता जवाब देते हैं कि उस पर ध्यान मत दो,
वो अपने मास्टर की तरह ही पागल है। फिर वो नाइनफन के घर की तरफ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। नाइनफन दरवाजा खोलता है और लेडी बाय को देखकर खुश होता है। बाय उसे अपने माता पिता से मिलवाती है। तभी अचानक से लिन पीछे से आती है और कहती है कि वो भी उनके साथ है। नाइनफन सोचता है कि वो लड़की कौन है, तो लिन बताती है कि वो बाय की अच्छी सहेली है। वो तीनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। नाइनफन सभी का घर में स्वागत करता है। लिन का मुंह शाओ, वाटर प्योरीफायर और सोफे को देखकर खुला का खुला ही रह जाता है। वो सोफे पर बैठकर बोलती है कि उसकी बट किस मॉन्स्टर ने दबाई। नाइनफन कहता है कि उसने दलिया बनाया है, क्या वो खाना पसंद करेंगे। लिन कहती है कि उसने अभी ध्यान दिया, हवा में स्पिरिचुअल ऊर्जा मौजूद है। बाय लिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि एक्सपर्ट के घर में ये आम बात है। वो गुस्से में आकर कहती है कि एक्सपर्ट मॉर्टल वर्ल्ड में शांति से रहने आए हैं। ऐसी कोई चीजें मत बोलो जो इमोर्टल कल्टीवेटर्स को पसंद है, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। लिन डरते हुए कहती है कि वो समझ गई। नाइनफन खाना लेकर कमरे में आता है और लिन को शांति से बैठा देखकर हैरान होता है। वो कहती है कि वो थोड़ा थक गई है, इसीलिए वो बैठकर आराम करेगी। वो सोचती है कि वो लापरवाह थी और वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, इसीलिए उसने ढंग से व्यवहार नहीं किया। वो सोचती है कि उसे एक्सपर्ट पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा। फिर नाइनफन उन्हें दलिया खाने के लिए बुलाता है। मास्टर उसे मना करते हुए कहते हैं कि उनका अचानक से आकर उसे परेशान करना भी कम नहीं है, तो वो उसे और परेशान नहीं कर सकते। फिर वो लिन से पूछता है तो वो भी इसी वजह से मना कर देती है। नाइनफन हंसते हुए कहता है कि ठीक है और वो मास्टर से बात करने लगता है। तभी बाय पीछे से कहती है कि उन्हें दलिया ना पीने के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए और उसे दलिये की कटोरी दिखाती है। उसके पिता कटोरी देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उस दलिये के अंदर काय मौजूद थी और वो तुरंत कहता है कि उसे भी दलिया पीना है, मगर नाइनफन वो दलिया ब्लैकी को दे चुका था और मास्टर ये सहन नहीं कर पाता। जबकि बाय दलिया खुशी से पीती है। बाय के दलिया पीते ही उसे महसूस होता है कि वो हवा में उड़ रही है। कुछ देर बाद जमीन को छूने पर वो खुश होते हुए बोलती है कि वो बिल्डिंग बेस के मिड स्टेज में पहुंच गई है। वो खुशी के आंसू के साथ अपने माता पिता को गले लगाती है। उसकी माँ भी ये देखकर खुश होती है और उसके पिता कहते हैं इतने सालों बाद आखिरकार वो मिड स्टेज में पहुंच ही गई। लिन ये देखती है और पूरी तरह से हैरान होते हुए कहती है कि क्या बस इसी तरह उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहती है कि अच्छा हुआ उसने ये आज ही देख लिया, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इस ब्रेक थ्रू की स्पीड से लिंगियन इमोर्टल पवेलियन सेक्ट का स्टेटस 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के सामने नीचा हो जाता। वो बेचैनी से सोचती है कि वो 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट को ऐसे फायदा लेते नहीं देख सकती। मास्टर कहता है कि पिछली बार उसकी बेटी वहाँ से एक पेंटिंग लेकर गई थी, उन्हें उससे बहुत मदद मिली और उसने आज उन्हें बहुमूल्य दलिया भी खिलाया। वो कहता है कि उसके आभार के कारण वो भी नाइनफन के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। फिर वो एक बॉक्स निकालता है। लिन सोचती है कि वो तोहफे में क्या लाया होगा। मास्टर बॉक्स को खोलता है तो उसमें ब्लू स्टोन था। लिन उसे देखकर हैरान थी क्योंकि वो 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट का खजाना स्वॉर्ड फ्लो फेरी जेड था, जिसे वो हर हालत में बचाते थे। जबकि नाइनफन खुश होते हुए उसे चमकता हुआ पत्थर कहता है। लिन हैरान होते हुए सोचती है कि मास्टर ली ने उसे चमकता पत्थर कहा। वो सोचती है कि बाय वुचैंग की युआन यंग रियल में पहुंचने की वजह उसका कल्टीवेशन के लिए स्वॉर्ड फ्लो फेरी जेड पर निर्भर होना था। सिर्फ वही नहीं, 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के हाई लेवल डिसाइपल भी साल के अंत में स्वॉर्ड फ्लो फेरी जेड के पास जाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते हैं और एक्सपर्ट के सामने ये बस चमकता हुआ पत्थर है। वो खुश होते हुए कहती है कि 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट ने एक्सपर्ट का फेवर पाने के लिए अपना सबसे बड़ा खजाना दे दिया, मगर एक्सपर्ट ने उसकी तारीफ नहीं करी। नाइनफन जेड लेते हुए बोलता है कि उसे वो पसंद आया, वो उसे रात को बल्ब की तरह इस्तेमाल करेगा। बाय कहती है कि उसे खुशी है कि मास्टर को जेड पसंद आया। फिर वो लिन की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि वो एक्सपर्ट से मिलने आई पर बिना गिफ्ट के। ये सुनकर वो बाय से चिढ़ जाती है और शर्मिंदा होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, लिंगियन इमोर्टल पवेलियन के पास बहुत खजाने हैं, वो तो बस ट्रेजर पॉकेट को लाना भूल गई है। नाइनफन कहता है कि वो उसके आने से ही खुश है। लिन सोचती है कि उसने लिन को शर्मिंदा होने से बचा लिया, वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर नाइनफन कहता है कि वो उनसे एक मदद चाहता है। वो बताता है कि एक लड़की है जो किसी वजह से बहुत डर गई है और उसे दिमागी बीमारी हो गई है, क्या उनके पास कोई सॉल्यूशन है। लिन हाथ उठाते हुए कहती है कि उसे जवाब देने दे।
फिर वो कहती है कि अगर वो डरी हुई है तो शायद उसकी आत्मा डैमेज हो गई है। लिंगियन इमोर्टल पवेलियन के पास कई दवाइयां हैं जो आत्मा का इलाज कर सकती है। नाइनफन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, पर बाय कहती है कि वो अभी छोटी है और उसकी आत्मा की शक्ति अभी कमजोर है, इसीलिए वो दवाई नहीं ले सकती। फिर लिन दूसरा सॉल्यूशन बताती है कि उसे सोल नॉरिशिंग जेट पहनने दे। इसके लंबे इस्तेमाल से लोगों की आत्मा में सुधार आता है। नाइनफन को ये सुझाव भी पसंद आता है, पर बाय फिर से कहती है कि सोल नरिशिंग जेट को असर दिखाने के लिए उसे कम से कम 10 साल तक जेट पहनना होगा, या शायद 20 साल तक। फिर वो लिन से कहती है कि लिंगियन इमोर्टल पवेलियन इतना ताकतवर है, क्या उसके पास कोई और सुझाव है? मगर उसके पास कोई और सुझाव नहीं था। वो कहती है कि जब वो डरी हुई और कोमा में थी तो उसके मास्टर उसे कहानियां सुनाया करते थे, पर अगर वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसके मास्टर भी परेशान थे और उसकी मदद नहीं कर पाए। ये सुनकर नाइनफन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि उसका याद दिलाने का शुक्रिया, उसे एक रास्ता मिल गया। लिन हैरान होते हुए कहती है कि शरीर के अंदर 3 स्पिरिचुअल और 7 फिजिकल आत्मा होती है और गॉड सोल का इलाज करना सबसे मुश्किल है। वो ली से पूछती है कि क्या उसके पास सच में कोई सॉल्यूशन है। नाइनफन शर्माते हुए कहता है कि उसे सिर्फ बोंदू तरीका पता है जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर सभी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि एक्सपर्ट आत्मा का इलाज करने के लिए इंसानी तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ देर बाद सभी जैंग के घर पहुंच जाते हैं और नाइनफन जैंग से कहता है कि वो 4 इमोर्टल कल्टीवेटर्स के साथ ननन का इलाज करने आए हैं। जैंग तुरंत कहती है कि अगर उनके पास सॉल्यूशन है तो कृपया ननन को बचा लो। समय के साथ उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। लिन उसे देखकर कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है। बाय जैंग का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देती है कि मास्टर ली उसे जरूर बचा लेंगे। नाइनफन ननन के साथ बैठ जाता है और कहता है कि बड़े भैया उसे एक कहानी सुनाएंगे। फिर वो कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी का नाम है जर्नी टू द वेस्ट। जैसे ही वो कहानी सुनाना शुरू करता है, ब्लैकी को याद आता है कि उसने इस कहानी की किताब को घर के बुक शेल्फ पर देखा है। वो कहानी के कुछ शब्द बोलता ही है कि तभी ब्लैकी बोर होते हुए सोचता है कि वो कहानी शुरू से सुना रहा है तो उसे कुछ देर सो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लेटने वाला था, वो देखता है कि कल्टीवेटर्स खुशी से रो रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हेवन और अर्थ के प्रसिद्ध वाक्य हैं। हेवन और अर्थ के शुरुआती संगठन 1,29,600 साल पुराने हैं। बाद में उन्हें 12 ग्रुप्स में बांट दिया गया। वो सोचते हैं कि नाइनफन हेवन और अर्थ को चलाने वाले लॉस को बता रहा है। ब्लैकी ये देखकर हैरान होता है कि कहानी को सुनने कितने सारे लोग जमा हो गए हैं। नाइनफन कहता है कि अगर उसने ननन को यकीन दिला दिया कि डीमन किंग सन वुकोंग शरारती और प्यारा है, तो शायद वो मॉन्स्टर्स से डरना बंद कर दे। तभी नाइनफन देखता है कि वहाँ हजारों में लोग उसकी कहानी सुनने जमा हो गए हैं। वो सोचता है कि सभी को कहानियां सुनना पसंद है। वो आगे कहानी जारी करता है और कहता है कि स्टोन मंकी फल और फूलों से भरे पहाड़ पर बंदरों के समुदाय को लीड करता था और वो वहाँ खुशी से रहते थे। बाद में लंबी उम्र पाने के लिए उसने बैम्बू की नाव बनाकर समुद्र पार किया और एक मास्टर से सीखा। आखिरकार वो पैट्रियार्क बौद्धि का डिसाइपल बना। वुकोंग पैट्रियार्क से पूछता है कि अगर उसने ये सब सीखा तो क्या वो लंबी उम्र पा सकता है। ये सुनकर ननन अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ये बंदर दिलचस्प है। उसकी माँ कहती है कि कहानी पूरी सुनो और बंदर पर ध्यान दो। कल्टीवेटर्स उससे और प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मास्टर ली खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तभी नाइनफन कहता है कि आज के लिए इतना ही। कहानी को आगे जानने के लिए अगली बार जरूर आना। वो बहुत खुश होते हुए सोचता है कि वो महान स्टोरी टेलर बनने वाला है और फेमस भी होने वाला है। नाइनफन सोचता है कि ये तरीका काम करा या नहीं। ननन उसकी तरफ देखती है तो उसे राहत मिलती है कि तरीका काम कर गया। लोग बोलते हैं कि अगली बार सुनाने से पहले जरूर बताना। मास्टर नाइनफन से अगले दिन आकर कहानी सुनने की इजाजत मांगता है। मास्टर को पता नहीं कि वो ऐसे सीक्रेट को जानने के लिए तैयार है या नहीं, पर नाइनफन खुशी से जवाब देता है कि वो कल बैठने के लिए स्टूल लेकर आए, कि कल की कहानी लंबी चलेगी। ये सुनकर वो सभी खुश होते हुए सोचते हैं कि मास्टर ली कितने दयालु है। नाइनफन जाने लगता है, तभी लिन उसे आवाज देते हुए कहती है कि उसने आज उसकी कोई मदद नहीं करी। मगर नाइनफन प्रसन्नता पूर्वक बोलता है कि उसकी वजह से उसे याद आया कि बच्चों को कहानी सुनाकर भी ठीक किया जा सकता है। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है।
वो कहती है कि लिन उसके घर पर कभी भी आ सकती है। वो सोचता है कि लिनियन इमोर्टल पवेलियन बहुत ताकतवर है, तो उसे उनसे दोस्ती करने में फायदा है। लिन ये सुनकर बहुत खुश और भावुक हो जाती है और कहती है कि मास्टर ठीक है, ये कॉन्क्यूबाइन कल भी उसकी कहानी सुनने जरूर आएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नाइनफन जाते समय काली टोपी में एक लड़के को देखता है जिसने बड़ा बैग टांगा हुआ था। वो लड़का कहता है कि वो लॉर्ड मैंगलियांग है। वो नाइनफन की कहानी की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी कहानी दूर हुई बिजली की गड़गड़ाहट की तरह है। वो कहता है कि उसे कुछ जानने की जिज्ञासा है और नाइनफन को उसे समझाने के लिए पूछता है। नाइनफन सोचता है कि वो क्या जानना चाहता होगा। फिर वो पूछता है कि मास्टर, क्या उम्र बढ़ाने का कोई रास्ता है? वो कहता है कि वो काफी समय से उम्र बढ़ाने के तरीके को खोज रहा है। उसने सारी किताबें छान मारी पर उसे कुछ नहीं मिला जब तक उसने उसकी कहानी नहीं सुनी। वो कहता है कि उसे जरूर पता होगा कि लंबे समय तक कैसे जीते हैं। ये सुनकर नाइनफन कहता है कि क्या वो किताबें पढ़कर पागल हो गया है? वो लड़का जवाब देता है कि वो ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं है, वो हमेशा किताबों की दुनिया में डूबा रहता है। बेशक वो बहुत पढ़ता है पर वो ज्यादा कुछ नहीं जानता। नाइनफन सोचता है कि ये सच में बेवकूफ है। फिर वो कहता है कि पुराने समय से जिसने भी लंबी उम्र चाही वो खुशी से नहीं मरे। वो लेक्चर देते हुए कहता है कि 10 साल में मौसम कई बार बदलता है। 100 साल में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को भी देखा जा सकता है। 1000 सालों में डायनेस्टीज बदलती है और 10,000 सालों में तारों में बदलाव देखा जा सकता है। अगर मॉर्टल्स ने पल भर की आंखों से करोड़ों सालों के बदलाव को देखना चाहा, तो ये कुएं में परछाई से चांद को पकड़ने जैसा होगा। वो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वर्तमान पर ध्यान दो और अपने इच्छा अनुसार काम करो। वो सिर्फ इतना ही कह सकता है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। मैंग कुछ देर तो उसे देखता ही रहता है और फिर खुशी से रोते हुए कहता है कि मास्टर ने उसे महान सीख दी। जबकि नाइनफन उससे भागने की कोशिश कर रहा था और सोचता है कि वो एक आइडियलिस्ट को नाराज नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि एक आदमी और एक लड़का सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो लड़का कहता है कि मास्टर, 10,000 स्वॉर्ड सेट ने स्वॉर्ड डीमन से सामना किया था, इसीलिए उनका खात्मा हो गया होगा। तो वो इतनी जल्दी में वहाँ क्यों जा रहे हैं? मास्टर कहता है कि बाय वचन और वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स हैं। वो दोनों 100 सालों से भी ज्यादा समय से लड़ते आ रहे हैं। अब जब उसे स्वॉर्ड डीमन ने मार दिया है तो उसके अलावा और कौन है जो उसकी बॉडी लेने जाएगा? तभी वो कुछ आवाजें सुनता है। मास्टर और उसका परिवार नाइनफन द्वारा सुनाई गई कहानी की बातें करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। दूसरा मास्टर उन्हें देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। उसकी हलचल से बाय पीछे देखता है और जाओ को देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि वो वहाँ कैसे। जाओ हैरानी से आंखें बाहर निकालते हुए बोलता है कि वो अभी तक मरा कैसे नहीं, वो तो उसकी बॉडी लेने वहाँ जा रहा था। मास्टर बाय उसका दिल से शुक्रिया करते हैं। मास्टर जाओ पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड डीमन का सामना करने से पहले ही भाग गया था। मास्टर बाय अपनी नई शक्तियाँ दिखाते हुए कहता है कि इतनी शक्तियों के बाद वो भला भागेगा क्यों। मास्टर जाओ हैरान होते हुए कहते हैं कि वो OBE स्टेज पे पहुंच गया है। मास्टर बाय हंसते हुए कहते हैं कि 10,000 स्वॉर्ड सेट पर भगवान का आशीर्वाद है। वो कहता है कि उसे जलने की जरूरत नहीं, सबकी अपनी किस्मत होती है। मास्टर जाओ उसके सामने झुकते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब सीखना शुरू करता है, जो सच तक पहुंचता है उसे ही टीचर बनना चाहिए। और वो बाय को मुबारकबाद देता है। वो आगे कहता है कि ऐसा लगता है बाय उससे ज्यादा जिएगा। मास्टर बाय उससे उसके जीवन काल के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 50 साल है। ये सुनकर मास्टर बाय कहता है कि सच कहूँ तो स्वॉर्ड डीमन को मारने वाले ने ब्रेक थ्रू में उसकी मदद नहीं करी, वो कोई और था। जाओ ये सुनकर चौंक जाता है। मास्टर बाय आगे कहते हैं कि वो उसे मरता नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसे एक कहानी सुनने लेकर जाएगा। अगले दिन बहुत लोग कहानी सुनने के लिए जमा हुए थे। कोई कहता है कि मास्टर ली गांव में आ चुके हैं, तो कोई कहता है कि उसने पहले ही कहानी सुनने के लिए सीट घेर ली है। मैंग भी वहाँ उसका इंतजार कर रहा था और कहता है कि उसे आखिरकार समझ आ ही गया। मैंग कल के लेक्चर के लिए उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि कल की बातों से उसका मतलब था कि सभी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। उन्हें सच में समझने के लिए उसे हर परिस्थिति की सच्चाई को महसूस करना होगा, तभी वो उन लॉस को तोड़ सकता है। नाइनफन कहता है कि तो वो अब भी लंबी उम्र के बारे में ही सोच रहा है। वो हाँ में जवाब देते हुए कहता है
कि सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो उसका कुछ भाग ही समझ पाया। वो आगे कहता है कि वो दुनिया में सभी चीजों पर गौर करेगा, तभी वो रूल्स को समझ पाएगा। नाइनफन उससे दूर भागना चाहता था और उसका ध्यान हटते ही वो वहाँ से बहुत तेजी से भागते हुए जैंग के घर पहुँच जाता है और कहानी को जारी रखता है। वो ये देखकर खुश होता है कि लेडी बाय और लेडी लिन आज भी वहाँ आए हुए हैं। तभी वो उन दो लोगों को देखता है जो मास्टर बाय के साथ आए हुए थे। उन दोनों के ही पसीने छूट रहे थे। नाइनफन उसे एल्डर बोलते हुए कहता है कि उसे बहुत पसीने आ रहे हैं, शायद उसकी तबीयत सही नहीं है, और उसे रुमाल पकड़ाता है। जाओ रुमाल ले लेता है और कांपती आवाज में कहता है कि वो ठीक है, जबकि वो खुद से कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। इंडियन इमोर्टल पवेलियन की सेंटेंस भी उसकी फैन गर्ल बन चुकी है और वो सोचता है कि ये मूर्ख दिखने वाला लड़का आखिर है कौन। नाइनफन हाथ में पंखा लेके बैठा है और उसके बगल में ननन बैठी है। वो कहानी जारी रखते हुए सुनाता है कि पैट्रियार्क ने कहा कि उसे खुशी है बंदर के भाग्य में सभी चीजें सीखनी लिखी थी, अब वो उसे लंबी उम्र का रास्ता प्रदान करेंगे। ये सुनकर उसके सामने बैठे मास्टर और दोनों लड़कियां ताली मारते हुए खुश होती है। नाइनफन आगे सुनाता है कि पैट्रियार्क ने कहा, जिंदगी बढ़ाने की असली चाबी जिंदगी को चेरिश करना है। अपनी आत्मा को हमेशा मजबूत रखो और लीक ऊर्जा को रोक कर रखो। उसे शरीर से बाहर मत जाने दो। अगर उन्होंने उसकी सराह मानी तो उनका विकास जरूर होगा। उसे सुनने के बाद वो तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। नाइनफन अपना हाथ ननन के सर पर रखते हुए बोलता है कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी जीने का रास्ता नहीं ढूंढा तो वो कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। उसके बाद नाइनफन कहता है कि आगे की कहानी वो अगले दिन पूरी करेगा, तो आना मत भूलना। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सभी चिल्लाने लगते हैं कि बारिश आ रही है, घर चलो। जाओ सोचता है कि मास्टर के ऑर्डर की वजह से हेवन और अर्थ में बदलाव आ रहे हैं, तो मास्टर बाय कहता है कि इसकी कोई और वजह हो ही नहीं सकती। ली खड़े होते हुए कहता है कि वो छाता नहीं लाया और यहाँ इतनी तेज बारिश होने लगी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि हे रुक जाओ। ये सुनकर दोनों मास्टर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मास्टर ली हेवन को बारिश रोकने के लिए कह रहे हैं। वहाँ से 10 मील दूर शाओ और ब्लैकी उसके सामने पीले रंग के मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाते हैं और वो उसे देखते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मास्टर की कार उड़ गई है, वो ये जानकर बहुत गुस्सा होंगे। दूसरी तरफ नाइनफन के बोलने के कुछ ही पल बाद बारिश रुक जाती है। नाइनफन खुश होते हुए बोलता है कि बारिश सच में रुक गई। वो कहता है कि उसने इतने अच्छे काम किए हैं कि भगवान भी उसे घर जाते समय गीला नहीं होने देना चाहते। आसमान में सूरज देखते ही बाकी लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और कहते हैं कि मास्टर ली कहते हैं कि वो इमोर्टल नहीं है। अब तो कोई सूअर भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। नाइनफन सोच ही रहा था कि वो पीछे से अपना नाम सुनता है। वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ मैंग को देखकर परेशान हो जाता है। मैंग कहता है कि उसने वो सब लिख लिया है जो भी मास्टर ली ने कहा। फिर वो नाइनफन से कहता है कि मास्टर ली, वो इस कहानी को पूरी दुनिया को सुनाना चाहता है। ली कहता है कि उसका इरादा बुरा नहीं है, पर क्या वो उससे दूर रहेगा। मैंग कहता है कि क्या मास्टर उसे उसका यानी ऑथर का नाम बता सकते हैं। नाइनफन कहता है कि उसने उस किताब को नहीं लिखा। वो कहता है कि उसे ऑथर का नाम वू चेनजेन लिखना चाहिए और पूछता है कि क्या तुम समझ गए। वू चेनजेन का नाम सुनकर मैंग खुद से कहता है कि वो फिर से समझ गया और वहां से भागते हुए कहता है कि महान जीनियस मास्टर ली वो वापस जाकर तुरंत काम शुरू कर देगा। इस बातचीत को सुनने के बाद सभी लोग मुस्कुराते हैं। जाओ कहता है कि अच्छा तो वो वू चेनजेन है, तो मास्टर बाय कहता है कि हाँ वो वू चेनजेन है। मास्टर ली सच में कमाल के हैं। लिन कहती है कि ये नाम सच में बहुत अच्छा है। जर्नी टू द वेस्ट इमोर्टल्स की दुनिया में हलचल मचा देगी। वो कहती है कि मास्टर ली ने सिर्फ अपना ज्ञान ही नहीं बांटा बल्कि उन्होंने अपना नाम भी बदलकर वू चेनजेन रखा। वो सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो किसी और का एहसान नहीं लेंगे और उन्हें लेने की जरूरत भी नहीं है। नाइनफन चिंता करते हुए कहता है कि ये लोग ठीक तो हैं। फिर वो सभी से कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब उसे घर जाना चाहिए। पिछले 2 दिनों से उसने ननन पर ही ध्यान दिया और वो उनसे ठीक से व्यवहार नहीं कर पाया। इसके लिए वो उनसे माफी मांगता है। वो जाते हुए कहता है कि अगली बार उसके घर जरूर आना, वो साथ में खेल खेलेंगे और खाएंगे। नाइनफन को सुनने के बाद मास्टर पूछता है कि क्या वो खेल का मतलब समझे।
वो कहता है कि लेपर्ड मॉन्स्टर ने ननन को काफी दुख पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि मास्टर ली का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ और साथ में खेलने से उनका यही मतलब होगा। बाई कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा, तो लिन कहती है कि ये तो बहुत आसान है, वो कुछ बड़े डीमंस को मारने के बाद मास्टर ली के पास पहुंचा देगी। ये सुनकर बाई कहती है कि उसे एक जगह के बारे में पता है जहां युआन यिंग स्टेज वाला टाइगर डीमन किंग रहता है। लिन जवाब देती है कि टाइगर डीमन किंग अच्छा है, उन्हें उसी से शुरू करना चाहिए। उन दोनों को सुनने के बाद मास्टर कहता है कि जवानों, वो डीमन किंग है। लिन शैतानी चेहरा बनाते हुए कहती है कि अगर मास्टर ली को इससे खुशी मिलेगी तो चाहे कितने भी हो वो सभी डीमन किंग को उनके पास पहुंचा देगी। उसे ऐसा देखने के बाद मास्टर जाओ डरते हुए बाय से पूछते हैं कि क्या सेंटेस का असली चेहरा ऐसा है। बाय हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ उनसे 100 मील की दूरी पर टाइगर के चेहरे वाली गुफा के अंदर टाइगर एक सिंहासन पर बैठा था। कोई वहां आकर उससे पूछता है कि उसके सिर पर क्या है और हम देखते हैं कि वहां मौत लिखा था। अगले सीन में हम नायनफन को कपड़े सुखाते हुए देखते हैं। तभी वो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनता है। वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ मास्टर बाय और जाओ, 2 हेडेड वुल्फ, 3 टेल्ड लायन और ह्यूज टाइप टाइगर के साथ खड़े थे और कहते हैं कि वो उसके लिए छोटा सा तोहफा लाए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा शिकार तो नहीं किया, पर जो भी किया वो ताजा है। ये सुनकर नायनफन सोचता है कि अगर ये उसकी पिछली जिंदगी में हुआ होता तो अभी वो जेल में होता। फिर वो खुश होते हुए कहता है कि इस दुनिया में आकर अच्छा ही हुआ। नायनफन पूंछ पकड़कर उन मॉन्स्टर को ले जाते हुए उन दोनों से वहां बैठकर इंतजार करने को कहता है। वो रसोई में जाकर सोचता है कि कल्टीवेटर्स उसके घर इतने अच्छे गिफ्ट लेकर आए हैं तो उसे भी कुछ खास बनाना चाहिए। फिर वो हॉट पॉट शाबू शाबू नामक डिश बनाने का फैसला करता है। कुछ ही देर में वो सभी डिश बना लेता है और शाव की तारीफ करते हुए बोलता है कि वो कमाल का है। नायनफन पीछे मुड़ते हुए उन्हें खाना खाने को कहने ही वाला था कि वो उनके हैरान चेहरों को देखकर खुद हैरान रह जाता है। बाई कहती है कि इस मीट का आकार कुछ अलग है और लिन कहती है कि वो बहुत क्यूट है। जब मास्टर पॉट को देखता है तो चौंकते हुए कहता है कि इस पॉट में टाई ची की इमेज है। वो कहता है कि इसमें यिन और यांग का रास्ता भी है, जबकि जाओ कहता है कि इसमें यिन और यांग के रास्ते के साथ टाई ची को मिलाने का लक्ष्य है। और नायनफन सोचता है कि ये तो बस सिंपल पॉट है। फिर वो उन्हें खाना शुरू करने के लिए कहता है। बाई कहती है कि उन्होंने ऐसी डिश कभी नहीं खाई और लिन पूछती है कि उन्हें इसे कैसे खाना चाहिए। नायनफन कहता है कि वो उन्हें दिखाएगा और वो सब उसी तरह खा सकते हैं। वो हाथ में चॉपस्टिक लेकर बोलता है कि पहले मीट के एक पीस को उठाओ और उसे पॉट में रखो। जब वो पक जाए तो उसे सॉस में डुबाओ और खा जाओ। बाय और लिन ये सभी ध्यान से देख रही थी। जैसे ही वो मीट को अपने मुंह में डालती है उनके मुंह में फ्लेवर्स और मसालों का ज्वालामुखी फूटता है और वो कहती है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मास्टर कहते हैं कि लड़कियां बिल्कुल पीछे नहीं हट रही। अगर बूढ़े लोगों ने ज्यादा मीट खा लिया तो वो उसे पचा नहीं पाएंगे, इसीलिए वो पहले सब्जियां खाने का इरादा बनाता है। सब्जी खाते ही वो चौंकते हुए बोलता है कि वो उसमें टाओइस्ट फ्लेवर महसूस कर पा रहा है। नायनफन कहता है कि सभी सब्जियां ताजा है और उसने उन्हें खुद उगाया है। ये सुनकर मास्टर बाय को समझ आता है और वो कहता है कि अगर मास्टर ली ने उन्हें खुद उगाया है तो इसमें टाओइस्ट फ्लेवर का होना अजीब नहीं है। जाओ हैरान होते हुए पूछता है कि क्या ये सच में अजीब नहीं है। मास्टर जाओ से कहता है कि सब्जियां शरीर के लिए अच्छी होती है। उसे लगता है कि वो उसकी उम्र कुछ साल और बढ़ा देगी। जाओ कहता है कि वो समझ गया, इसमें टाओइस्ट इमोशन होने की वजह से इन्हें खाने के बाद शायद वो ब्रेक थ्रू में सफल हो जाए। सभी खाना खाते हुए कहते हैं कि मास्टर ली सच में सुपर ह्यूमन है। अब हमें जंगल के अंदर 2 फॉक्स को दिखाया जाता है। छोटी फॉक्स कहती है कि क्या उसे ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है, ट्रांसफॉर्म होने में बहुत खतरा है। वो कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कई आपदाओं और कई बार बिजली के हमलों से गुजरना होगा। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी आत्मा उड़कर इधर उधर बिखर जाएगी। ये सुनकर बड़ी बहन कुछ नहीं कहती। छोटी फॉक्स उसे देखते हुए आगे कहती है कि दीदी, क्या उसे लगता है कि वो इसके बाद जिंदा बच पाएगी, और अगर वो बच भी गई तो भी उसकी सालों की कल्टीवेशन मिट्टी में मिल जाएगी और उसे फिर से शुरू करना होगा। फिर छोटी फॉक्स रोने लगती है और कहती है कि अगर उसे किसी मनहूस अंकल ने पकड़ लिया तो। बड़ी फॉक्स उसे टोकते हुए कहती है कि क्या वो कुछ पॉजिटिव नहीं बोल सकती।
छोटी फॉक्स दुखी होते हुए जवाब देती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अपने सबसे कमजोर रूप में होगी और दूर दूर तक के कल्टीवेटर्स को उसके बारे में पता चल जाएगा। वो सभी डीमन पिल लेने के लिए जमा होने लगेंगे। बड़ी फॉक्स छोटी बहन को प्यार से गले लगाते हुए कहती है कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन में सफल हुई और अपने अंत के करीब पहुंची तो उसे बचाने के लिए उसकी छोटी बहन तो होगी ही। फिर वो कहती है कि उसे उसको बचाना होगा और समय खत्म हुआ बोलकर वहाँ से छलांग मारती हुई चली जाती है। जाते हुए वो खुद से बोलती है कि उसे पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जोखिम भरा है, पर उसका वो करना जरूरी है। हाफ ह्यूमन अलग होते हैं और हाफ ह्यूमन बनने के बाद वो उसके मास्टर के साथ रहकर उनकी सेवा कर सकती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका कर्ज भी उतार सकती है। कुछ देर बाद जंगल में आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरती है। नाइनफन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। वो लकड़ियां जमा करता है और चिढ़ते हुए कहता है कि बारिश फिर से होने लगी। वो बहुत तेज भागता है। भागते समय उसके पीछे तेज बिजली चमकती है और वो डर के मारे गुफा में छुप जाता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में इतनी भयानक बिजली क्यों गिर रही है, क्या अंत निकट आ गया है। वो बिजली को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है बिजली सिर्फ एक जगह पर ही गिर रही है। इसी जगह पर दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि ये 9 क्लैप्स ऑफ थंडर है। इसका मतलब कहीं पर 1000 साल पुरानी डीमन फॉक्स ट्रांसफॉर्म हो रही है। दूसरा कहता है कि ये कितनी बेवकूफ फॉक्स है जो अपने हाथों से अपनी जान लेना चाहती है। पहला कहता है कि अगर उसे डीमन पिल मिल गई तो वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेगा, तो दूसरा कहता है कि जिसे पहले मिली डीमन पिल उसी की। अब हम बिजली गिरने वाली जगह को देखते हैं जहाँ फॉक्स गुलाबी बालों वाली खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो डरी हुई थी क्योंकि वो उस जगह को नहीं जानती थी। तभी वहाँ नाइनफन आता है और कहता है कि सारी लकड़ियाँ गीली हो गई है और आज की मेहनत बेकार गई। वो अचानक से वहाँ एक लड़की को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि एक सुंदर लड़की। नाइनफन को देखने के बाद वो लड़की कहती है कि वो बहुत भाग्यशाली है क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के तुरंत बाद वो फिर से उसकी जान बचाने वाले से मिली। वो बताती है कि 3 साल पहले वो 60 टेल्ड फॉक्स थी और कल्टीवेटर से एक बुरी मुठभेड़ में वो घायल हो गई थी। वो कहती है कि वो भाग्यशाली थी जो उसका रक्षक उसकी मदद करने के लिए वहाँ आया। उनकी मदद से वो सिर्फ हील ही नहीं हुई बल्कि उसकी 9वीं पूंछ भी 3 साल के अंदर ही आ गई। फिर वो खुश होते हुए भगवान का शुक्रिया करते हुए कहती है कि उन्होंने उसे सफल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने रक्षक से भी मिला दिया। उसकी बात खत्म होते ही नाइनफन अपने कपड़े उतारने लगता है। वो लड़की ये देखकर डर जाती है और पूछती है कि वो क्या करने वाला है। नाइनफन अपना कोट उसे देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो बुरा इंसान नहीं है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर बिठाते हुए कहता है कि वो कमजोर लग रही है और वो उपचार के लिए उसे अपने घर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ छोटी फॉक्स ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बेशक उसकी बहन विनाश से बच गई है पर उसकी लाइफलाइन कम हो चुकी है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है और वो 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। अगर ये इंसान नहीं होता तो उसकी बहन कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती और ना ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। वो आग बबूला होते हुए कहती है कि उसकी बहन के जाने से पहले वो इस इंसान को कब्रिस्तान में पहुंचा देगी। इस समय तक कई मील की दूरी तक के कल्टीवेटर्स को डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का पता चल चुका था और जंगल के अंदर बहुत से कल्टीवेटर्स आ चुके थे। सभी बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह पर जा रहे थे। दूसरी तरफ शियू चिंता करते हुए बोलती है कि वो जगह मास्टर ली के घर के पास है। उसकी माँ पूछती है कि क्या उसने अभी भयानक बिजली को देखा। शियू हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि उस मॉन्स्टर ने अपनी 1000 साल की कल्टीवेशन ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद गवा दी। आखिर वो मॉन्स्टर क्या चाहता है। उसे पता है कि डीमन पिल बहुत कीमती है। उसे पाने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। वो गुस्से में आते हुए कहती है कि उससे मास्टर ली के आराम करने के समय में बाधा आएगी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने पिता से कुछ करने को कहती है। उसके पिता किंग लुओ कहते हैं कि एक्सपर्ट ने कानलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी की मुश्किल समय में मदद करी है, इसीलिए वो मास्टर को दूसरे लोगों द्वारा ऑफेंड नहीं होने दे सकते। वो रोते हुए कहता है कि अगर वो उन लोगों से परेशान होकर वहाँ से चला गया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोनों लड़कियां उससे सहमति जताती है। फिर वो अपनी बेटी को आदेश देते हुए कहता है कि शियू चलो। वो बोलता है कि जिसने भी एक्सपर्ट के आराम का समय भंग किया है
उसकी बेटी एक्साइटेड होते हुए जवाब देती है कि एक्सपर्ट की तरफ से वो उनसे वही निपट लेंगे। दूसरी तरफ दो आदमी हवा में उड़ रहे हैं। वो मास्टर जाओ और मास्टर बाय थे। मास्टर बाय जाओ को ओबीई स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए मुबारकबाद देते हैं। जाओ कहता है कि ये मास्टर ली की सब्जियों का कमाल है। जाओ कहता है कि वो अब बराबरी की पोजीशन में आ गए हैं। तो मास्टर बाय कहता है कि उसने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है। जाओ कहता है कि वो बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, उसे चिंता है कि कुछ मक्खियां मास्टर ली के शांति भरे समय को भंग करेगी। मास्टर बाय जवाब देता है कि महान लोग एक जैसा सोचते हैं, वहाँ सच में कुछ शोर तो है। वो कहता है कि उन्हें ये मुकाबला करना चाहिए कि ज्यादा मक्खियां कौन भगा सकता है। फिर वो हमला शुरू करते हैं और वहाँ बड़ा धमाका होता है। कोई चिल्लाता है कि ये हमला कहाँ से हुआ। नाइनफन के घर के अंदर वो उस लड़की को बेड पर लिटाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, उसका घर पूरी तरह से सुरक्षित है। तभी वो धमाके की आवाज सुनते हैं। नाइनफन कहता है कि ये कुछ नहीं था, शायद बिजली गिरना अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो फिर से कहता है कि उसका घर पूरी तरह से सुरक्षित है। वो लड़की शर्माती है और हंसते हुए कहती है कि वो मास्टर की बात सुनेगी। नाइनफन कहता है कि वो गंभीर रूप से घायल है और उसकी जान को खतरा है और वो उसे हील करने के लिए उसकी मदद कर सकता है। वो लड़की वही जवाब देती है कि वो मास्टर की बात सुनेगी। नाइनफन जारी रखते हुए बोलता है कि उसे अब आराम करना चाहिए। अगर उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है तो वो कुछ समय के लिए वहाँ रुक सकती है। वो फिर से शर्माते हुए बोलती है कि वो मास्टर की बात सुनेगी। फिर नाइनफन उससे उसका नाम पूछता है। अपना नाम बताने की जगह वो मासूमियत से बोलती है कि वो मास्टर की बात सुनेगी। ये सुनकर नाइनफन अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है कि क्या वो जो पूछ रहा है वो उसे भी सुनेगी, और पूछता है कि क्या उसका कोई नाम नहीं है। वो लड़की प्यार से जवाब देती है कि वो नाम नहीं रख सकती। ये सुनकर मास्टर ली उदास होते हुए अपने ख्याल बनाता है कि वो किसी अमीर परिवार की मेड होगी जिसे इंसानों वाले अधिकार नहीं मिले। उसने बहुत कुछ सहन किया और उसे किसी ने नाम तक नहीं दिया। उसने वहाँ से भागने के लिए बहुत मेहनत करी। उसके पास जाने के लिए कोई घर नहीं था और रास्ते में उसे दूसरे लोगों द्वारा लूट लिया गया और मार मार कर उसे घायल कर दिया गया। नाइनफन ये सोचकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो सोचता है कि उसने आज उस लड़की को बचाया तो वो उसका रक्षक बन गया। कहानी के प्रोग्रेशन के हिसाब से अगर वो उसे ठीक कर दे तो हो सकता है वो उसका कर्ज अपने शरीर के साथ उतारे और फिर वो कानूनी तौर से साथ साथ रह सकेंगे। फिर वो अपना हाथ उसके कंधों पर रखता है और बड़े प्यार से कहता है कि डरो मत, उसके साथ पास्ट में जो भी हुआ वो अब पास्ट है और आज से नहीं अभी से वो उसका ध्यान रखेगा। अगर उसका कोई नाम नहीं है तो वो उसे आज से डाई बुलाएगा। वो लड़की खुश होते हुए बोलती है कि ये नाम उसे मास्टर ने दिया है और वो मास्टर की बात सुनेगी। वो नाइनफन को कुछ बताना चाहती थी पर वो जाते हुए कहता है कि वो दवाइयाँ तैयार करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखता हुआ बोलता है कि वो बहुत नर्वस हो गया था। वो पहले कभी किसी लड़की के साथ एक कमरे में अकेला नहीं रहा है। वो उसे तुच्छ इंसान तो नहीं समझेगी, पर वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है कि उसे उसकी दोस्ती तो साफ नजर आ ही गई होगी। और वो खुशी से उछलकर जाते हुए सोचता है कि ये सब छोड़ो, अभी उसे दवाइयाँ तैयार करनी चाहिए। जबकि कमरे के अंदर डाई अपना नाम बार बार पुकारते हुए बहुत खुश नजर आती है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर दोनों बूढ़े आदमी लिन का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि उसकी मदद के बिना वो दोनों इतने सारे कल्टीवेटर्स को वहां आने से नहीं रोक पाते। लिन कहती है कि सीनियर ज्यादा ही पोलाइट है, इस मामले में हमारे इंटरेस्ट सेम ही है। वो आगे कहती है कि उन तीनों ने हाथ मिलाई और ओबीई स्टेज की आंधी ने किसी को भी मास्टर ली को परेशान करने नहीं दिया। वो बातें कर ही रहे थे कि वो किसी के आने की आवाज सुनते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ होली किंग थे। वो तीनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि होली किंग खुद चलकर यहाँ आ रहे हैं। वो तीनों हाथ जोड़कर होली किंग का अभिवादन करते हैं। वैसे तो सभी सेक्ट अलग अलग अपना काम करते हैं पर वो सभी कानलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी के अंदर ही आते हैं। उनमें से एक बूढ़ा सोचता है कि वैसे तो किंग लुओ में टैलेंट की कमी है पर फिर भी वो प्योर ब्लड रॉयल है और कानलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी में सबसे ऊंचे ओहदे पर है। उसे यकीन नहीं होता कि वो महल छोड़कर वहाँ खुद आए हैं।
जबकि किंग लुओ खुद से कहता है कि वो दोनों ओबीई स्टेज पर कब पहुंच गए और उनसे उस बारे में पूछता है। उनकी जगह उसकी बेटी जवाब देते हुए कहती है कि उसे लगता है मास्टर ली ने उनकी मदद करी होगी। ये सुनकर मास्टर बाय कहता है कि हाँ, मास्टर ली ने स्वॉर्ड डीमन से निपटने में 10,000 स्वॉर्ड सेक की मदद करी है। तभी जाओ भी कहता है कि मास्टर ली ने उसे हॉटपॉट खाने के लिए दिया, जिससे उसे ब्रेक थ्रू में मदद मिली और उसकी उम्र भी बढ़ गई। लिन भी कहती है कि मास्टर ली ने उसे विजडम सिखाई, जो जर्नी टू द वेस्ट कहानी के रूप में थी। वो कहती है कि वो भाग्यशाली थी कि वो उस कहानी को सुन पाई और उससे उसे बहुत फायदे मिले। उन सभी को सुनने के बाद किंग लुओ सोचता है कि उसे उन सभी से जलन हो रही है, पर वो ये कह नहीं सकता। वो कहता है कि उन्होंने कल्टीवेटर्स को वहाँ से भगा तो दिया, पर और भी लोग वहाँ आ सकते हैं। उन्हें मास्टर ली के पास चलकर पूछना चाहिए कि वो और क्या कर सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो नाइनफन के घर पहुँच जाते हैं। उसके दरवाजे पर हरा जेड टंगा हुआ था। किंग लुओ कहता है कि इस जेड पेंडेंट को तो उसने शियू को दिया था। उस जेड को देखते हुए दोनों बूढ़े कहते हैं कि ये किंग लुओ का फिनिक्स पेंडेंट है। ऐसा लगता है कि मास्टर ली ने इसे दोबारा तराशा है। बाय कहता है कि इसीलिए इसमें से इतना ताकतवर फिनिक्स निकला था। ये एक रॉटन स्टोन था जिसे मास्टर ली ने खजाने में बदल दिया है। उन्हें सुनने के बाद किंग लुओ गुस्से में आ जाता है और दरवाजे पर घूंसा मारते हुए कहता है कि इस पेंडेंट को मास्टर ने तुच्छ समझा होगा, इसीलिए उन्होंने किसी भी अच्छे समय में उन्हें नहीं बुलाया। वो सोचता है कि उसे जल्द ही इसकी भरपाई के लिए कुछ करना होगा। तभी नाइनफन दरवाजा खोलता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि वहाँ सभी आए हैं। उनका वहाँ कैसे आना हुआ? दोनों बूढ़े आदमी हंसते हुए कहते हैं कि वो संयोग से पहाड़ के नीचे आपस में मिल गए, तो वो सभी साथ चले आए। शियू अपने पिता किंग की उससे पहचान करवाती है। किंग लुओ आदर से नाइनफन का अभिवादन करता है। ये देखकर नाइनफन पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को सर झुकाकर हेलो बोलते हैं। नाइनफन कहता है कि उसके यहाँ कोई है और वो उन सभी से उस बारे में सलाह लेना चाहता है। किंग लुओ कहते हैं कि मास्टर ली बहुत पोलाइट हैं और पूछता है कि ऐसा क्या है जिसमें वो उसकी मदद कर सकते हैं। वो उसके लिए मरने को भी तैयार है। लेडी लिन अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहती है कि वो किंग लुओ से सहमत है, चाहे कल्टीवेटर्स हो या मॉन्स्टर। जो भी मास्टर ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा वो उसे जान से मार देंगे। नाइनफन सर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है कि उनकी सुरक्षा को देखकर वो अब सेफ महसूस कर रहा है। फिर वो दरवाजा खोलते हुए कहता है कि ये मामला थोड़ा अलग है और वो डाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो जानना चाहता है कि वो इस लड़की की असरदार तरीके से कैसे मदद कर सकते हैं। डाई को देखकर सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो ट्रांसफॉर्म हुई मॉन्स्टर है। ये सुनकर डाई डर जाती है और टेबल के बगल में छुपने लगती है। नाइनफन पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो वो जवाब देती है कि वो सभी उसे वहाँ पकड़ने आए हैं। नाइनफन कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि क्या वो उसे वहाँ पकड़ने आए हैं, तो सभी तुरंत मना कर देते हैं। दोनों मास्टर आपस में बात करते हैं कि अगर मास्टर ने उन्हें गलत समझ लिया तो वो गए काम से। ये सोचकर बाई डाई से कहता है कि लेडी, उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है, वो सभी मास्टर ली के दोस्त हैं। जाओ भी कहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो सभी साथ में कहते हैं कि वो अच्छे लोग हैं। नाइनफन उनके पास जाकर धीरे से बोलता है कि उसे लगता है वो लड़की किसी अमीर परिवार की मेड है। वो बड़ी मुश्किल से उनसे बची है और उसने उन सभी को उसे वापस ले जाने वाले लोग समझ लिया। वो सभी कहते हैं कि जैसा मास्टर ली कहे। फिर डाई खुश होते हुए कहती है कि अगर मास्टर कह रहे हैं कि वो अच्छे लोग हैं तो वो मास्टर की बात सुनेगी। नाइनफन दवाई तैयार करते हुए अफसोस से कहता है कि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी और अब वो गंभीर रूप से घायल है। लिन और मास्टर जाओ ये सुनकर अजीब चेहरा बनाते हैं। नाइनफन आगे कहता है कि अगर वो अकेले इलाज करने की कोशिश करेगा तो बहुत समय लग जाएगा। फिर वो दवाई पिलाते हुए कहता है कि दवाई थोड़ी कड़वी होगी पर उसे ये सहना होगा। उस दवाई को पीते ही डाई को अच्छा महसूस होता है और वो चमकने लगती है। सभी गेस्ट दवाई का ऐसा असर देखकर हैरान होते हैं। लिन कहती है कि फॉक्स डीमन के भाग्य में तो मरना लिखा था, पर एक कटोरी दवाई से ही दुनिया बदल गई। वो इमोशनल होते हुए कहती है कि मास्टर ली सच में कमाल के हैं। फिर वो नाइनफन से कहती है कि मास्टर ली, लिंगियन इमोर्टल पवेलियन के पास कई एलेक्सर हैं, उनसे डाई की चोट ठीक हो जानी चाहिए। तभी मास्टर बाय कहता है कि 10,000 स्वॉर्ड सेक ने पीढ़ी दर पीढ़ी रेयर एलेक्सर जमा करे हैं। वो कहता है कि वो उन्हें इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये सुनकर मास्टर जाओ भी कहता है
कि वो भी जाकर उत्तम एलेक्सर लाता है। ये सब सुनकर किंग लुओ अपनी कोट में हाथ डालकर एक बॉक्स बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि वो महल जाकर दवाई लेकर आएगा, पर उससे पहले वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले। वो कहता है कि उसकी सलाह से काइनलोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी की बहुत मदद हुई और वो उसे शुक्रिया कहते हुए वो बॉक्स दे देता है। वो खुद से कहता है कि पिछली बार जेट पेंडेंट गलत तोहफा था, तो इस बार वो उसे नेशनल ट्रेजर देगा। उन सभी को सुनने के बाद नाइनफन किंग लुओ के तोहफे को हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि वो सभी बहुत अच्छे हैं। फिर वो बॉक्स खोलता है, उसके अंदर से पीले रंग का बड़ा ड्रैगन निकलता है। ड्रैगन किंग लुओ से पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। इतने बड़े ड्रैगन को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मास्टर बाय कहता है कि ये काइनलोंग डायनेस्टी का नेशनल ट्रेजर है। नाइनफन के हाथ में एक छोटी बॉल थी। उस बॉल को नाइनफन के हाथ में देखते ही ड्रैगन तुरंत उस बॉल में चला जाता है। किंग लुओ के साथ सभी उसके हाथ में उस बॉल को देख रहे थे। किंग लुओ अजीब चेहरा बनाते हुए कहता है कि नेशनल ट्रेजर ड्रैगन छुप रहा है। ये सुनकर लिन कहती है कि ड्रैगन बॉल को रिफाइन करने के लिए प्राचीन फायर ड्रैगन का इस्तेमाल किया जाता था। उसका कैरेक्टर हमेशा नखरे वाला रहा है। ये कहने की जगह कि होली किंग ड्रैगन बॉल के मालिक थे, इसका उल्टा कहना सही रहेगा। किंग लुओ लगभग बेहोश होते हुए कहते हैं कि उसने कुछ पल के लिए ही मास्टर ली को देखा और वो डर के मारे छुप गया। नाइनफन किंग लुओ से कहता है कि क्या उसने अभी मुंह से आग छोड़ी। वो बहुत तेज था और वो उसे ठीक से देख नहीं पाया। ये सुनकर किंग खुश होते हुए जवाब देता है कि हाँ, वो मुंह से आग निकाल सकता है। वो उस बॉल को देखते हुए कहता है कि क्या वो फिर से आग छोड़ सकता है, और उसके ये बोलते ही बॉल में से छोटी आग निकलती है। ये देखकर वो उनसे कहता है कि पिछली बार उन्होंने उसे बल्ब दिया था और इस बार एक लाइटर दिया है। वो खुश होते हुए कहता है कि वो कल्टीवेटर्स बहुत अच्छे हैं। नाइनफन अपने हाथ मोड़ते हुए कहता है कि अगली बार वो उनसे हिसाब बराबर करके ही रहेगा। ये सुनकर सभी कल्टीवेटर्स खुशी के मारे रोने लगते हैं और सभी दवाई लेने के लिए निकल जाते हैं। लिन अपने घर पहुंचती है और कोई कहता है कि सिंटेस वापस आ चुकी है। लिन उसे आदेश देते हुए कहती है कि पवेलियन के सभी एलेक्सर उसे लाकर दो। वो जवाब में कहता है कि सिंटेस, उनके पास बहुत सारे एलेक्सर हैं। अगर वो सभी एलेक्सर चाहती है तो उसे कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर लिन चिंता में आ जाती है। फिर कुछ देर सोचकर कहती है कि उसे सिर्फ सबसे अच्छे एलेक्सर लाकर दे। वो आदमी ये सुनकर दोबारा दोहराते हुए कहता है कि सिर्फ सबसे अच्छे एलेक्सर, और बेहोश होने लगता है और दो लड़के उसे संभालने की कोशिश करते हैं। नाइनफन के घर पर नाइनफन डाई को अपना घर दिखा रहा था। वहाँ बहुत सारे सुंदर गुलाबी फूल थे। वो कहता है कि बेशक उसका घर बड़ा नहीं है, पर दो लोगों के रहने के लिए काफी है। फिर नाइनफन ब्लैके और शाओ से उसकी पहचान करवाता है। शाओ डाई को देखकर मिस्ट्रेस बोलता है, जिसे सुनकर नाइनफन शर्माते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। पर डाई का ध्यान गॉड डॉग और मैजिकल आर्टिफैक्ट शाओ पर था। वो सोचती है कि उसने सोचा था वो ट्रांसफॉर्म होकर मास्टर ली की दयालुता का कर्ज उतारना और उन्हें एक बच्चे का वरदान देना चाहती थी। वो सोचती है कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से वो कर्ज तो नहीं उतार रही, बल्कि उनका फायदा ही उठा रही है। नाइनफन उन दोनों से बोल रहा था कि उसे वो मिस्ट्रेस नहीं बोल सकते, और डाई उसे देखते हुए कहती है कि इतने महान बिग शॉट क्या सच में उसे पसंद करेंगे। वो पूछती है कि मास्टर, क्या वो सच में वहाँ रह सकती है। नाइनफन जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, वो वहाँ रह सकती है। अगर वो चाहे तो ये घर हमेशा के लिए उसका है। ये सुनकर वो सर झुकाते हुए कहती है कि डाई उसकी अच्छे से सेवा करेगी। नाइनफन उसके सामने बैठ जाता है और प्यार से समझाता है कि डाई, उसे अब सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों बराबर हैं। वो ये सुनकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या वो सच में बराबर है। डाई को नहीं पता। उसकी बात सुनकर नाइनफन अजीब चेहरा बनाकर कहता है कि समाज ने उसे कैसा बना दिया है। वो उसका हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अगर उसे नहीं आता तो वो उसे सिखाएगा। वो दोनों एक टेबल पर चेस बोर्ड रख देते हैं और नाइनफन कहता है कि वो उसे चेस सिखाने से शुरुआत करेगा। डाई को कुछ समझ नहीं आता तो नाइनफन कहता है कि ये चेस है। ये सुनकर डाई कहती है कि उसे पता है कि वो चेस है, पर वो अचानक से चेस क्यों खेल रहे हैं। नाइनफन उसे बताता है कि चेस बोर्ड सभी के लिए बराबर है। उसे खेलने के लिए कोई किसी भी तरफ बैठ सकता है, चाहे इसे कोई किंग किसी गरीब के साथ खेले या कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ। बोर्ड के ऊपर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इस खेल का यही जादू है। ये सुनकर भी उसे समझ नहीं आता तो नाइनफन कहता है
कि गेम खेलना रिश्ते सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। वो कहता है कि ध्यान से देखो, वो उसे सिखाएगा। फिर नाइनफन एक गोटी पर अपनी उंगली रखता है और डाई को महसूस होता है कि वो उस बोर्ड पर खड़ी है और काली और सफेद गोटियां बड़ी होकर उसे घेर रही है। वो कहती है, तो ये चेस के रूल्स हैं। नाइनफन कहता है कि नंबर 33 और डाई को दिखता है कि नाइनफन बड़ी सफेद गोटी से उसे कुचलने वाला है और वो सोचती है कि क्या ये ब्लैक और व्हाइट यिन और यांग का सच है। वो सोचती है कि वो मूर्ख थी और वो ट्रांसफॉर्मेशन के समय आपदा से नहीं बच पाई, इसीलिए मास्टर ने चेस का सहारा लेकर उसे सच सिखाया। जबकि नाइनफन उसे सिखाना जारी रखते हुए कहता है कि ब्लैक जीत गया। वो पूछता है कि क्या वो फिर से खेलना चाहती है। ये कहते हुए वो उसे देखता है तो डाई उसे रोते हुए दिखती है और वो पूछता है कि उसे क्या हुआ। वो कहती है कि मास्टर। डाई समझ गई। डाई मास्टर की सलाह मानेगी और फिर से शुरू करेगी। नाइनफन को लगता है कि वो गेम की बात कर रही है, जबकि असल में वो कल्टीवेशन की बात कर रही थी। डाई झुकते हुए मास्टर ली का शुक्रिया करती है। नाइनफन कहता है कि उसने अभी ही तो बोला था कि सभी का हक बराबर का है, इसीलिए उसे झुकने की जरूरत नहीं है। डाई कहती है कि मास्टर की उदारता को चुका पाना नामुमकिन है। वो सारी उम्र उसकी सेवा करने के लिए तैयार है और वो उसके लिए कुछ भी करेगी। ये शब्द उसके कानों में जाते ही वो सुन्न रह जाता है। वो शर्माते हुए कहता है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वैसे तो बराबरी अच्छी बात है, पर वो जोर दे रही है तो वो उसकी बात मानने को भी तैयार है। सूरज चमक रहा है और दो सुंदर पक्षी एक टहनी पर बैठे हैं। नाइनफन अपने घर का दरवाजा खोलता है और कहता है कि उसे जंगल से सब्जियां लाकर डाई के लिए डम्पलिंग बनानी चाहिए। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वो वहाँ मैंग को देखता है और सोचता है कि ये स्कॉलर उसके घर के बाहर क्यों खड़ा है। मैंग उसके पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। नाइनफन चिढ़ते हुए पूछता है कि वो हैरान क्यों दिख रहा था। मैंग जवाब में कहता है कि उसके घर के बाहर लिखे दोहे ने उसका ध्यान खींच लिया और उसके दरवाजा बंद होने की वजह से उसने मास्टर को परेशान नहीं किया। नाइनफन चिढ़ते हुए सोचता है कि जब उसने वो वाक्य लिखा होगा तो उसका दिमाग घास चरने गया होगा। वो कहता है कि इसे सीरियस मत लो, इसे लिखते समय वो तो बस ब्रश को घसीट रहा था। मैंग चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है मास्टर ली। वो कहता है कि वो एक जगह फंस गया है और उसे मास्टर ली की मदद चाहिए। वो कहना शुरू करता है कि उसके मिलने से पहले ही मास्टर ली ने उसके सवालों का जवाब दे दिया था। वो कहना जारी रखता है। उसकी बातों से बोर होकर नाइनफन वापस अपने घर में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि उसे उसकी आंखों से दूर ही रहना चाहिए। मैंग ये देखकर गहरी सांस लेता है और वापस उसी पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और दरवाजे को देखने लगता है। अब हम किंग लुओ और उसकी बेटी को देखते हैं जो हवा में उड़ रहे थे। उनके पास पीले रंग का बैग था और किंग कहता है कि आखिरकार उन्होंने एलेक्सर जमा कर ही लिए। तभी अचानक से वो सामने हवा में लाल और बैगनी रंग देखता है और शियू कहती है कि सामने डीमन काय है। किंग चिंता करते हुए अपनी बेटी से कहता है कि वो डीमन किंग लेवल के मॉन्स्टर का पेयर है। उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ डीमन फॉक्स की डीमन पिल लेने आए हैं। शियू पूछती है कि क्या वो इतने ताकतवर हैं कि उन्हें रोक पाए। किंग जवाब में कहता है कि उन्हें उनकी पूरी कोशिश करनी होगी और तेजी से उस तरफ जाने लगते हैं। जंगल के अंदर हम उन दो मॉन्स्टर को देखते हैं। एक के बड़े नाखून तो दूसरे के बड़े सींग थे। वो दोनों नाइनफन के घर के बाहर खड़े थे। बड़े नाखून वाला कहता है कि वो 9 टेल्ड फॉक्स को सूंघ सकता है। वो कहता है कि वो उस घर में है। बड़े सींग वाला कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि उस फॉक्स ने ट्रांसफॉर्म होने की हिम्मत करी और उन्होंने उसे बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। बड़े नाखून वाला कहता है कि जब उसकी 7 टेल थी वो उनसे बचकर भाग गई थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगा। इतना कहकर वो घर की तरफ बढ़ते हैं और तभी उनकी नजर वहाँ पत्थर पर बैठे स्कॉलर मैंग पर पड़ती है। वो दोनों उसे वहाँ बैठा देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े सींग वाला मॉन्स्टर पूछता है कि वो अजनबी कहाँ से आया। बड़े नाखून वाला मॉन्स्टर जवाब देता है कि फॉक्स को पकड़ना अभी ज्यादा जरूरी है तो उस पर ध्यान मत दो। इतना बोलकर वो दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मैंग पीछे से बोलता है कि रुको। वो खड़े होते हुए बोलता है कि वो ऐसी जगह नहीं है जहां वो दोनों जा सकते हैं। वो कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वापस लौट जाओ। उसकी बात सुनकर उन मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और बड़े सींग वाला मॉन्स्टर अपने मुंह से मैंग पर ऊर्जा का हमला कर देता है। मैंग उन्हें चुपचाप देखता रहता है और उसे ऐसा करते देख बड़े सींग वाला मॉन्स्टर कहता है कि वो डर गया
और दोनों मॉन्स्टर वापस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते देख मैंग गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर बड़े जिद्दी हैं। फिर वो उनके सामने जाकर खड़े हो जाता है और कहता है कि घटिया मॉन्स्टर, ये होली लैंड मास्टर ली का है। अपना अपमान सुनकर बड़े नाखून वाला मॉन्स्टर कहता है कि वो उसे बख्शने वाला था और अपने हाथ में ऊर्जा के साथ हमला करते हुए कहता है कि अगर वो मरना चाहता है तो वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। मगर वो हमला मैंग को छू भी नहीं पाता और ये देखकर वो दोनों मॉन्स्टर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। मैंग अपने हाथ पीछे करके उनके पास आने लगता है और तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। उसे ऐसा करते देख दोनों मॉन्स्टर बुरी तरह से डर जाते हैं और माफी की भीख मांगने लगते हैं। मगर मैंग उनकी एक नहीं सुनता और उन पर बिजली का जोरदार हमला करता है, जिससे वो दोनों मॉन्स्टर वहीं अधमरे हो जाते हैं और छोटे जानवर में बदल जाते हैं। उन्हें हराने के बाद मैंग कहता है कि जानवरों का कल्टीवेट कर ताकतवर मॉन्स्टर बनना आसान नहीं है। वो कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम गलत जगह चले आए, अब उन्हें दोबारा से शुरू करना होगा। फिर वो नाइनफन के घर को देखता है और झुककर नमस्कार करने के बाद वापस जाने लगता है। शियू और उसके पिता वहाँ खड़े ये सब देख रहे थे और मैंग की ताकत देखकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। किंग लुओ अपनी बेटी से कहता है कि क्या उसने देखा, उस स्कॉलर ने 2 डीमन मॉन्स्टर को 2 सेकंड में ही हरा दिया। मैंग उनके पास आकर पूछता है कि क्या वो मास्टर ली के मेहमान है। वो दोनों उसका अभिवादन करते हैं। मैंग जलते हुए कहता है कि मास्टर ली ने कभी उसे अंदर आने के लिए इनवाइट नहीं किया। फिर वो उन्हें बाय करके वहाँ से जाने लगता है। शियो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो जवाब देता है कि वो जर्नी टू द वेस्ट कहानी को फॉलो करते हुए वेस्ट की ओर जा रहा है। वो हेवन और अर्थ के रूल्स को और समझते हुए उसकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएगा। शियो कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि इतने लंबे सफर के लिए उसने जूते क्यों नहीं पहने। मैंग जवाब में कहता है कि वो उसके पैर जमीन को छूने से हेवन और अर्थ के बीच उसके एकता को बढ़ा सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देख शियो कहती है कि वो अजीब इंसान था, जबकि किंग लुओ कहते हैं कि हो सकता है वो हमारी तरह कल्टीवेशन नहीं बल्कि सच जानना चाहता है। कुछ देर बाद नाइनफन किंग लुओ और शियो से पूछता है कि क्या वो स्कॉलर से मिले। किंग लुओ बताता है कि वो जर्नी टू द वेस्ट कहानी को रिवाइज करके लोगों तक पहुंचा रहा है। वो सच में भाग्यशाली है, जबकि नाइनफन कहता है कि वो बस पढ़ाकू है। वो हमेशा लंबी उम्र की बात करता रहता है। फिर वो कहता है कि दवाइयाँ लाने के लिए उनका शुक्रिया। मगर लुओ और शियो तो ये सुनकर चौंक जाते हैं कि वो लंबी उम्र की बातें करता है। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि स्कॉलर ने मास्टर ली से लंबी उम्र का सच जान लिया है, इसीलिए वो इतना महान था। नाइनफन एक कड़े को पकड़ते हुए पूछता है कि क्या ये इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड का स्टोरेज डिवाइस है, ये तो कमाल का है। तभी वो पीछे से किसी की आवाज सुनता है। वो मुड़कर देखता है तो वहाँ लिन थी। लिन उसके हाथ में स्पेस जेड ब्रेसलेट देखकर बुरी तरह से चौंक जाती है और उसकी आंखें तो लगभग बाहर ही निकल आती है और कहती है कि काइनलॉन्ग सेलेस्टियल डायनेस्टी अपने अंडरवियर तक यहाँ ले आए। इन्होंने यहाँ हंसाने के लिए अंडरवियर शब्द का इस्तेमाल किया है, पर असल में इसका मतलब बहुत कीमती एलेक्सर है। वो सोचती है कि शुक्र है कि वो भी अपने पवेलियन से सबसे कीमती एलेक्सर लेकर आई है। फिर वो नाइनफन को एलेक्सर निकाल कर देने लगती है। उन एलेक्सर में इतनी चमक थी कि सभी अपनी आंखें छुपाने लगते हैं। इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड के एलेक्सर कुछ इस तरह बटे हुए हैं। पहला प्राइमल लेवल, उससे ऊपर मिड लेवल, उससे ऊपर एडवांस लेवल और उससे भी ऊपर टॉप लेवल, और सभी से ऊपर है इनेट स्पिरिचुअल रूट्स जो सिर्फ हेवंस में ही मिलते हैं। नाइनफन हवा में उड़ते हुए एलेक्सर को देखकर बोलता है कि ये आरपीजी गेम्स के प्रॉप्स की तरह है और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तभी वहाँ दोनों मास्टर भी आ जाते हैं और हाथ उठाते हुए चिल्लाते हैं कि वो भी आ गए। मास्टर जाओ एक बॉक्स को खोलते हुए कहता है कि वो एक बीज लाया है। उसके पेट्रियार्क प्राचीन गुप्त रियाल में गए थे और उन्हें ये बीज वहाँ भाग्य से मिल गया था। किंग लुओ उस बीज को हैरानी से देखते हुए कहते हैं कि तब तो ये कम से कम 1000 साल पुराना होगा। आखिर किस तरह का बीज इतने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। मास्टर जाओ सर घुमाते हुए कहते हैं कि उसे नहीं पता। वो अपना बचपन याद करते हुए कहता है कि जब वो छोटा था वो बहुत शैतान था। तभी उसने ये नोटिस किया था कि इस बीज को आग या पानी से भी फर्क नहीं पड़ता।
नाइनफन उस बीच को देखते हुए कहता है कि बेशक वो बीच फेक डेथ के स्टेट में है, पर वो अभी भी जिंदा है। वो खुश होते हुए जाओ से पूछता है कि क्या वो उसे सच में ये दे रहा है। अगर हाँ, तो वो उस बीच को वापस जिंदा करना चाहता है। जाओ कहता है कि मास्टर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नाइनफन सोचता है कि ऐसा बीज जो पानी और आग दोनों से ही नहीं डरता और जो हजारों साल से जिंदा है, सिस्टम ने उसे अल्टीमेट फार्मर का टाइटल दिया है, तो वो सोचता है कि वो उसे उगते हुए देखेगा। तभी नाइनफन को कुछ याद आता है और वो भागकर अंदर जाते हुए कहता है कि वो सभी उसके लिए इतने प्यारे और बेहतरीन तोहफे लाए हैं, तो वो भी उन्हें छोटा सा उपहार देना चाहता है। तोहफे का नाम सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं और बेसब्री से नाइनफन के लौटने का इंतजार करते हैं। नाइनफन हाथ में कुछ बैग्स लेकर वापस आता है और कहता है कि उसके बैकयार्ड की टी उगकर बड़ी हो चुकी है। बेशक ये कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर उसने उन्हें खुद उगाया है। वो ताजी और स्वस्थ है। फिर वो उन्हें वो बैग्स देने लगता है और हम देखते हैं कि वो सभी बैग्स ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें बेशकीमती टी हो।